मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए अगेन मैं अपनी नई वीडियो के साथ आया हूँ बच्चों, जो पेपर 2 का हमारा PYQ चल रहा है इन ईयर 2021। ठीक है, तो चलिए खैर आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। क्या है क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं अच्छे से। Let x1, x2, xn be a random sample of size n taken from a normal population with mean 0 and variance sigma square. ठीक है, then a central confidence interval for sigma square. सेंट्रल कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब भी उसने बता दिया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल विद इक्वल टेल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना पता होता है बच्चे को कि भाई जो एरिया प्रोबेबिलिटी है वो लेफ्ट और राइट में अगर हम इक्वल लेते हैं तो सेंट्रल माना जाता है, अदरवाइज आप चाहे तो अनइक्वल भी ले लेते हैं। बट इन जनरल किताबों में वो अल्फा/2 ही गिवन होती है, बट मैंडेटरी नहीं होता है ऐसा। चलिए क्या विद कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, कितना कोफिशिएंट है, कॉन्फिडेंस है 0.95 फॉर लार्ज सैंपल, इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करिएगा। जो भी काम चल रहा है, जो भी काम होना है, वो आपको लार्ज सैंपल के बेसिस पर करना है। इज गिवन बाय, इनमें से 4 ऑप्शन। तो चलिए मेरे बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सैंपल लिया गया है x1 वो लिया गया है नॉर्मल विद 0, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल सिग्मा स्क्वायर का बनाना है आपको। सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट, नथिंग बट द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो ऑब्वियसली बात है, इसका अगर आपको पॉइंट एस्टिमेटर बनाना हो तो आप सैंपल के वेरिएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो म्यू है, पॉपुलेशन का जो मीन है वो नोन है 0, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1/n समीशन xi² टाइप से एस्टिमेट कर सकते हैं सिग्मा स्क्वायर को। मेरे बच्चों, अगर आपको कभी भी इंटरवल एस्टिमेशन निकालना है, ये इंटरवल एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट एस्टिमेटर पता होना चाहिए, या एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा पॉइंट एस्टिमेटर आपको लेके चलना है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता हो। बी केयरफुल। अब सिग्मा स्क्वायर का जो एस्टिमेटर है आप कोई भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा लेके चलना है सच दैट जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता हो। तो मैंने सिंपली ले लिया समीशन xi² या समीशन x²/n विच एस्टिमेट सिग्मा स्क्वायर। बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो अब क्या समीशन xi² का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, देखते हैं। सर समीशन xi² का डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं पता है, लेकिन समीशन i goes from 1 to n xi² डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है। समझ गए ना, वो xi माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर करके। नाउ दिस फॉलो chi² विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गए, बिल्कुल सिंपल है। यहां पे 2 बातें हैं, कम से कम आपको इतना पता होगा कि chi² n का मीन होता है n और वेरिएंस होता है 2n। इसका मतलब इस रैंडम वेरिएबल का मीन n है और वेरिएंस 2n है। लेकिन अब ट्विस्ट ये है इस बात में कि अगर आप चारों ऑप्शन देखें तो इसमें कहीं पर भी chi² की वैल्यू का इस्तेमाल नहीं कर रखा है ना। समीशन xi² का इस्तेमाल तो है, समीशन xi² का इस्तेमाल तो है, n का भी इस्तेमाल है, वो सब हम देख लेंगे, लेकिन कहीं पर भी chi² का इस्तेमाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बोला है जो भी आपको काम करना है फॉर लार्ज सैंपल साइज। ठीक, सो बाय द CLT और बाय द लार्ज सैंपल थ्योरी, दुनिया का कोई भी रैंडम वेरिएबल हो लाइक दिस, ये एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, एज लार्ज n हमेशा अप्रोक्सीमेटली या एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल को फॉलो करता है विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन एंड विद द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस। इसलिए मैंने बोला कि इसका मीन क्या है n, वेरिएंस क्या है 2n। तो मेरे बच्चों जो सिनेरियो निकल के आया यहां तक वो ये आया कि समीशन i goes from 1 to n xi² डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर मस्ट फॉलो नॉर्मल विद मीन n एंड वेरिएंस 2। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा
समीशन I goes from 1 to n xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, मैंने ऐसे ले लिया डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर माइनस के n होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2n। किसको फॉलो करने लगेगा? नॉर्मल 0, 1 को। और अगर ये नॉर्मल 0, 1 को फॉलो कर रहा है मेरे बच्चों, तो मेरे पास एक रूल है, प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के z अल्फा बाई 2 इज लेस देन z अल्फा बाई 2 is equal to 1 minus alpha, where alpha lies between 0 to 1। ये बिल्कुल थंब रूल है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए, और ये जो आपने बना दिया यहाँ पर, ये आपने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ही बनाया है, ठीक। अब अगर मैं थोड़ा सा ये चीज यहाँ पर एप्लीकेबल करूँ, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो मेरे बच्चों मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के z अल्फा बाई 2 is less than summation xi square by sigma square minus के n whole divided by under the root of 2n is less than z alpha by 2 which is equal to 1 minus alpha। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के z अल्फा बाई 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2n यहाँ पे आ जाएगा, लेस देन समीशन xi स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर माइनस के n इज लेस देन z अल्फा बाई 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2n इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट, अब तीनों तरफ आप n ऐड कर दीजिए, तो n माइनस के z अल्फा बाई 2 into under the root of 2n is less than summation xi square by sigma square is less than n plus z alpha by 2 into under the root of 2n bracket 1 minus alpha। सिंपल है मेरे बच्चों, लेकिन जब आप इंटरवल एस्टिमेशन निकालते हैं तो सिग्मा स्क्वायर बीच में आना चाहिए, बाकी चीजें लेफ्ट और राइट पे चली जानी चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका होता है, आप इस चीज को पहले ले लो, इस चीज को ले लो, सिग्मा स्क्वायर इधर ले आओ, बाकी सारी चीजें नीचे ले आओ। जब आप इसको लोगे तो सिग्मा स्क्वायर इधर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें नीचे मिल जाएगी, तो यहां से आपको लोअर बाउंड मिल जाएगा, यहां से आपको अपर बाउंड मिल जाएगा। वेरी सिंपल, करके दिखाता हूं। नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट जब सिग्मा स्क्वायर इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो एक्सप्रेशन बनेगा समीशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस z अल्फा बाई 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2n, ऐसा बनेगा, इज लेस देन सिग्मा स्क्वायर। जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो लेस देन सिग्मा स्क्वायर लेस देन दिस डिवाइडेड बाय दिस बनेगा। इसका मतलब दिस इज समीशन xi स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n माइनस z अल्फा बाई 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2n ब्रैकेट क्लोज विच इज 1 माइनस अल्फा। सिंपली बेटा, अब देखो क्या इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आ रहा है। सबसे पहले तो ऊपर 1/n मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं 1/n मैं ऊपर लेके जाता हूं तो यहां से एक रूट n की मल्टीप्लाई कर देता हूं, रूट n से डिवाइड कर देता हूं, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये कुछ ऐसे बनने लगेगा, 1/n समीशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस z अल्फा बाई 2, अल्फा है 0.05, टू टेल टेस्ट है, z अल्फा बाई 2 बनेगा 1.96, डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं 1.96 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2/n। बच्चों 2/n कैसे आ गया? क्योंकि मैंने n रूट की मल्टीप्लाई करी, n रूट से डिवाइड करा, और वो जो n है वो इसके ऊपर मैं लेके चला गया। नाउ दिस इज लेस देन सिग्मा स्क्वायर, सेम काम हमने यहां पे किया, 1/n समीशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.96 इंटू अंडर द रूट ऑफ 2/n which is equal to 0.95। ठीक है बच्चों, तो दिस इज माय 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, लोअर बाउंड्री दिस वन, अपर बाउंड्री दिस वन। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरे बच्चों करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर लार्ज सैंपल आपको समझना है, समीशन xi स्क्वायर एस्टिमेट करेगा, सिग्मा स्क्वायर को, ये सब चीजें समझना है। तो अगर आपने क्लास अच्छे से पढ़ी होंगी
तो कंफर्म ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। वीडियो छोटी होनी चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की बातें होनी चाहिए बस। चलिए, आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है ना कि भाई आई एम द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, ये प्रोवाइड करते हैं कोचिंग में, वो प्रोवाइड करते हैं कोचिंग में, फिर करते कुछ नहीं है। क्योंकि तुम जो करते तुम तो तुम्हें इतना कहने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, ये मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ बच्चों। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्समैन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एस्टिमेटर टी ऑफ पैरामीटर थीटा। तो टी जो है वो थीटा पैरामीटर का एस्टिमेटर है। पहला स्टेटमेंट है, इफ टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा देन कंफर्म टी स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। नहीं, मतलब समटाइम हो सकता है, बट इन जनरल आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर x फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल 1/थीटा का, तो x बार जो होता है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है थीटा का, बट x बार का स्क्वायर नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है बच्चों। तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, t is consistent for theta then t square is consistent for theta square। आंसर है यस, क्योंकि एक रूल है, शायद आपने पढ़ा होगा, इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी। वो क्या कहती है, अगर t कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का, g डॉट बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो gt इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर g थीटा। ये रूल है, सिंपल है बिल्कुल। तो t स्क्वायर क्या है, t स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो दैट्स व्हाई t स्क्वायर इज ऑलवेज कंसिस्टेंट फॉर थीटा। वेरी इजी, कोई इशू नहीं। अब थर्ड पे आते हैं। तो सेकेंड वाला मेरा ट्रू हो गया। थर्ड की बात करते हैं, t इज सफिशिएंट फॉर थीटा, t स्क्वायर इज सफिशिएंट फॉर थीटा। देखिए मेरे बच्चों, इसमें एक बात है, इसमें आपको मैं एक चीज समझाता हूं। अगर t सफिशिएंट एस्टिमेटर है थीटा का, तो t स्क्वायर कंफर्म सफिशिएंट एस्टिमेटर हो जाता थीटा का, प्रोवाइडेड दैट t स्क्वायर इज इनवर्टेबल। तो अगर t स्क्वायर इनवर्टेबल होता तो t स्क्वायर थीटा स्क्वायर का भी सफिशिएंट होता और थीटा का भी सफिशिएंट होता। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि यहां पे कहीं पे भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि जो t स्क्वायर है वो एक इनवर्टेबल फंक्शन है। t स्क्वायर इनवर्टेबल कब होता, जब थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती, t की वैल्यू पॉजिटिव होती, तो फिर वो x स्क्वायर इनवर्टेबल हो जाता है अगर x इज पॉजिटिव। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है मेरे बच्चों। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको भी मैं करेक्ट की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। तो क्या होगा, ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट विच इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक है बेटा, तो होप सो आपको समझ में आया होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। खैर चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।